नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 का कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस की क्लासें हमने स्टार्ट की हैं। क्लास नंबर 4 इससे पहले हमने इसी गति चैप्टर से संबंधित देखी थी, जिसमें हमने न्यूमेरिकल भी देखे थे, कुछ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस की थी। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी गति चैप्टर से रिलेटेड आज हम क्लास नंबर 5 देखेंगे, और जो न्यूमेरिकल आपके टाइप के रह गए थे उसको हम देखेंगे, और साथ ही साथ में 10 प्रश्नों को भी हम देखेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान हम पूरा करा चुके हैं। गति जो है आपका चैप्टर चल रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। निधि ने जो है वो कमेंट किया था कि सर हर जगह सिर्फ पेड क्लासेस जो है वो चल रही हैं, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप फ्री पढ़ाते हैं। सर सुपर टेट की जितनी भी क्लासेस दे सकते हैं दीजिएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकें, और आपके वीडियोस का वेट रहता है। सुरेंद्र कुमार जो है उन्होंने भी लिखा था कि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं और मुझे बिल्कुल भी साइंस समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आने लगी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसी प्रकार आपके लिए आगे भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लाते रहें। तो गति के समीकरण हमने 3 समीकरण देखे थे, उसी में ही एक एडिशनल चीज को हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे। गति का पहला जो समीकरण था वो आपका था v बराबर u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर एडिशनल चीज आपको ये समझनी है। जैसे त्वरण जो है आपका यहाँ पर दे रखा है, ए आपका त्वरण है। जब आपका जो गति का मूवमेंट है इस प्रकार से आपका आगे पीछे के फॉर्म में हो रहा होता है, तब हम एक जो है यहाँ पर मान रखते हैं। पर अगर गति जो है आपका ऊर्ध्वाधर हो, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी दिशा में हो या उसकी विपरीत दिशा में हो, तो उस संदर्भ में आपको प्रश्न में g की वैल्यू जो है वो दी गई होगी। तो आपको बस इस फॉर्मूले में सब में इतना केवल बदल लेना है, जब g की वैल्यू दी हो a की जगह आपको g कर लेना है। यानी तब आपका फॉर्मूला v बराबर u प्लस जी टी बन जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs आपका बन जाएगा। बस इतना सा आपको समझना है कि अगर g की वैल्यू आपको दे रखी हो, g की वैल्यू आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, और यही अप्रोक्सीमेट हम 10 भी जो है वो मान लेते हैं। तो बस इसको रख के आप वैल्यू जो है वो जो भी पूछी गई वो निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, तो हम बना लेते हैं एक वृत्तीय रास्ता। ये आपका जो है वो एक वृत्तीय रास्ता है, और इसका व्यास 200 मीटर दे रखा है, यानी कि ये पूरा आपका दे रखा है 200 मीटर। और कोशिश ये कीजिए आप भी मेरे साथ साथ इस प्रश्न को करिए, और मेरे यहाँ पर बताने से पहले इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। एक एथलीट वृत्तीय रास्ता जिसका व्यास 200 मीटर है, इसका एक चक्कर 40 सेकंड में जो है वो लगाता है। यानी वृत्तीय रास्ते का व्यास में पता है, समय भी पता है कि एक जो चक्कर है वो उसे लगाने में जो समय लगता है वो टोटल लगता है उसे 40 सेकंड का। और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हमने पूरा डिटेल में समझा था क्या होगा, वो यहां पर पूछा गया है। तब एक चक्कर में अगर उसे 40 सेकंड का समय लग रहा है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो है आप निकालेंगे। एक चक्कर में चली गई दूरी तो आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी समझिए, ये जो आपका 200 मीटर हमने लिखा है, ये वृत्तीय जो पथ है, इसमें अगर आप पूरा यहां से लेकर यहां तक घूम के इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो ये आप एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो इस चक्कर में जो पूरी दूरी आप तय कर रहे हैं, ये बाहर का आउटर एरिया ही तो है, यानी कि ये क्या है, ये आपकी परिधि है। ये आपको क्लियर हुआ कि ये क्या है, परिधि है। और परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r। अब यहां पर जो पाई की वैल्यू है 22/7 रखते हैं। आर की वैल्यू आप इस 200 मीटर से निकाल सकते हैं कि जब व्यास आपका 200 मीटर है, तो त्रिज्या आपकी जो है वो आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या आपकी 100 मीटर हो जाएगी। यहां पर अगर हम मान रखेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 100, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 22 को 100 से गुणा करेंगे तो 2200 होगा,
और 22 दूना 44 होता है, यानी 4400 बटे 7 यहाँ से आपका निकल करके आएगा। 4400 बटे में 7, ये क्या निकल के आया, एक चक्कर में चली गई जो दूरी है, या हम उसको कह सकते हैं कि वही जो है आपकी परिधि हो जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मतलब आपको सॉल्व तो करना नहीं होगा, आपको तो केवल आंसर निकालना होगा। अब अगर एक चक्कर में आपने ये निकाल लिया कि इतना वो दूरी चल रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा। जब एक की वैल्यू आपको पता है तो जाहिर सी बात है आप 2 मिनट और 20 सेकंड जो कि प्रश्न में पूछा गया था, ये देखिए प्रश्न में लिखा है ना, इसके बाद कितनी दूरी तय करेगा, ये निकाल सकते हैं। तो बराबर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले वाली वैल्यू सेकंड में दे रखी है, तो दूसरी वाली वैल्यू को भी टोटल सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड को अगर आप चेंज करेंगे तो 2 मिनट आपका 120 सेकंड हो जाएगा, और आपका जो 20 सेकंड है वो तो आपका सेकंड में है ही है, और जो जोड़ेंगे तो टोटल 140 सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 140 सेकंड। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। 140 सेकंड हमने इतना निकाल लिया, इसको सेकंड में बदलने के लिए आपको निकालना इसी में ही है। यानी अगर 40 सेकंड में उसे चक्कर लगाने में इतना जो है, जो दूरी है वो कवर कर रहा है ना, तो एक चीज आप यहां पर ये भी देखिए कि आपको प्रश्न में क्या निकालना है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा, और प्रश्न में जो दे रखा है वो एक चक्कर में समय 40 सेकंड का दे रखा है, तो हम समय वाले के साथ ही कंपैरिजन करेंगे ना। तो एक चक्कर में 40 सेकंड लग रहे हैं, या इसको आप अपोजिट भी बोल सकते हैं कि 40 सेकंड जो है इसमें आपका टोटल एक चक्कर लग रहा है। तो अगर हम कहें कि 140 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 1/40 गुणे 140 आपका हो जाएगा। अब इसको अगर आप काटेंगे तो इस प्रकार से कटेगा, 14/4 आपका 7/2 हो जाएगा, और 7/2 आपका 3.5 होता है, यानी यहां से आपका 3.5 निकल करके आएगा। 3.5 आपका ये चक्कर टोटल निकल करके आए, क्योंकि 40 सेकंड में उसे एक चक्कर लगाने का समय मिल रहा था। तो अब अगर हम 140 सेकंड की बात करें तो वो 3.5 चक्कर जो है वो लगा लेता है। इतनी आपको चीज पहले समझ में आनी चाहिए। प्रश्न को अगर एक बार में आपको ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि एक चक्कर में समय 40 सेकंड, या 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में 3.5 चक्कर। प्रश्न में कह रहा था 2 मिनट 20 सेकंड, या इसी को हम कहें 140 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको निकालना क्या था, प्रश्न में दूरी तय निकालना था। अगर एक चक्कर में चली गई टोटल दूरी आपकी 4400/7 है, तो 3.5 चक्कर में आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3.5 चक्कर में निकालने के लिए इसी में 3.5 से गुणा कर दीजिए। तो हम यहाँ पर नीचे लिख भी देते हैं, 3.5 चक्कर जो है उसमें चली गई टोटल जो दूरी होगी वो आपकी 3.5 और गुणे 4400 और बटे में आपका 7। इस प्रकार से जो है आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आपका जो मान है वो 2200 मीटर आएगा यहाँ से। तो आंसर आपका 2200 जो है यहाँ से निकल करके आएगा। एक बार प्रश्न को ये भी देख लीजिए कि प्रश्न में भी दूसरा विभाग है, उसका विस्थापन भी पूछा गया है, वो भी हम देखेंगे, पर एक बार प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। टोटल आपका एक एथलीट था, वो वृत्तीय रास्ता जो है जिसका व्यास 200 मीटर था, उसका एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता था। तो हमें पता था कि 40 सेकंड जो है, इसको इस प्रकार से कर देते हैं, हमें पता था कि 40 सेकंड जो है इसमें वो एक चक्कर लगा लेते हैं। आप खुद सोचिए, अपनी आपकी क्षमता है दौड़ने की, आप 40 सेकंड में क्या करते हैं, एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि उसमें उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। 40 सेकंड तो ले रहा है, पर एक चक्कर में वो कितनी दूरी चल रहा है, तो उसके लिए हमने परिधि निकाल ली। तो हमें 4400/7 पता चल गई कितनी दूरी जो है वो चले ले रहा है। फिर प्रश्न में पूछा था 2 मिनट 20 सेकंड, या इसी को अगर हम सेकंड में बदल दें तो 140 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि आप 40 सेकंड में अगर एक चक्कर लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 140 सेकंड में आप ज्यादा चक्कर लगा लेंगे। तो उसके लिए हमने निकाल लिया कितना चक्कर निकल कर आया, 3.5 चक्कर आप 140 सेकंड में लगा ले रहे हैं। अब जब 3.5 चक्कर हमने निकाल लिया कि वो आपका इतने समय में 2 मिनट 20 सेकंड में या 140 सेकंड में 3.5 चक्कर लगा रहा है, तो इसी में ही वो दूरी भी पूछ ली गई है कि वो कितनी दूरी जो है वो आपका तय कर लेता है। तो उसके लिए जब हमें पता है कि एक चक्कर में वो दूरी 4400/7 तय करे ले रहा था, ये सब मीटर में होंगी, बाकी आप समझ जाइएगा, मैं अभी केवल आपको एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं। तो आप जब 3.5 चक्कर में निकालेंगे तो 3.5 से आप गुणा कर देंगे, आपका यहाँ से 2200 मीटर जो है वो निकल करके आ जाएगा। क्लियर हुआ इतनी चीज। अब इसको एक स्टेप और समझिए आगे,
जो कि प्रश्न में कह रहा था कि उसका विस्थापन क्या होगा। इन सारी चीजों को हम रफ कर रहे हैं, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि वो 3.5 चक्कर जो है वो चलता है। इसको हम रफ कर रहे हैं। इसी चित्र को एक बार फिर से बना देते हैं। और ये आपका जो है वो व्यास 200 मीटर प्रश्न में दे रखा है और हमें पता है कि वो कितना चलता है, 3.5 चक्कर चलता है। सोचिए आप खुद से कि आप यहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर जो है आप खड़े हुए हैं और आप चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो आप इस तरीके से जाएंगे, पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो यहां कंप्लीट होगा, फिर दूसरा चक्कर चक्कर लगाएंगे, वापस से कंप्लीट होगा, और जब तीसरा चक्कर लगाएंगे तो वो भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। पर 3.5वां जब चक्कर लगाएंगे तो आधा ही तो चलेंगे, यानी कि आप जब रुकेंगे पूरा 3.5 चक्कर लगाने के बाद तो आपकी स्थिति कहां होगी, यहां होगी। और पहले आप यहां पर थे। इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक वृत्तीय रास्ता है, इसी में आप चक्कर लगा रहे हैं। अब विस्थापन मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका विस्थापन होता है। आप सुबह घर से निकले और 20 जगह घूमकर वापस से आप घर में आ गए और आपसे विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन शून्य होगा। तो यहां पर अगर आप विस्थापन देखेंगे तो पहले और बाद वाली स्थिति में कितने का अंतर आप देख रहे हैं, कितना डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये 200 मीटर का देख रहे हैं। बस 200 मीटर ही आपका विस्थापन यहां से निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि विस्थापन कैसे आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरा ए से लेकर दूसरे सिरे बी पर जो है वो पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। साथ ही साथ सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सिरे सी तक आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न में चित्र को सबसे पहले आपको समझना होगा। मान लीजिए कि ये एक आपका रास्ता है और ये कितना लंबा है, 300 मीटर का रास्ता है। तो हम अगर इसके दो बिंदुओं किनारों को ए और बी के फॉर्म में दर्शाते हैं तो ये कितना है, 300 मीटर का जो है ये रास्ता है। प्रश्न में कह रहा है कि जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरा ए से लेकर दूसरे बी पर पहुंचता है। तो ए से बी तक पहुंचता है तो ये कितना समय ले रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड का ले रहा है, वो हम अभी यहां पर लिख देंगे। और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे सी पर पहुंचता है, यानी कि अगर आप यहां पर खड़े हुए हैं और दौड़ते दौड़ते आप कहां पर गए, बी पर गए, यहां पर आप गए और उसके बाद आप वापस से जब आएंगे तो यहां पर वापस से जैसे मान लीजिए आप आ गए हैं तो ये वाला जो बिंदु होगा वो कह रहा है वापस से सी पर पहुंचता है और पीछे जो चला है वो कितना चला है, 100 मीटर। तो आपका सी बिंदु जो है यहां कहीं पर होगा और ये आपको इस चीज को भी क्लियर करना है कि ये जो आप वापस आ रहे हैं ये 100 मीटर जो है आप आ रहे हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब प्रश्न को करते हैं। कह रहा था जोसेफ की औसत चाल और वेग औसत दोनों ही आपसे पूछ ली गई है। तो सबसे पहले तो ए से बी तक जो टोटल दूरी है वो कितनी होगी, 300 मीटर होगी, वो हमें पता है। टोटल समय आपको पता है कितना, कह रहा था ना 2 मिनट 30 सेकंड, हमने पहले भी किया था। 2 मिनट 30 सेकंड को क्या करते हैं, पूरा ही सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मीटर में ऑलरेडी वैल्यू है। इस चीज को देखा करिए, जैसे जो वैल्यू दे रखी है ये मीटर में दे रखी है और इधर वाली वैल्यू मिनट और सेकंड में दे रखी है। तो हम क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। तो अगर मीटर है तो साथ वाली वैल्यू को सेकंड में बदल लीजिए, किलोमीटर है तो साथ वाली वैल्यू को घंटा में बदल लीजिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो टोटल समय है इसको बदल लेते हैं किसमें, सेकंड में। तो 2 मिनट 30 सेकंड को अगर आप बदलेंगे तो 2 मिनट आपका कितना होता है, 120 सेकंड, और उसमें 30 और जोड़ देंगे तो 30 40 50, टोटल 150 सेकंड आपका यहाँ से समय निकल करके आ जाएगा। डायरेक्ट हम 150 सेकंड लिख रहे हैं, तो अब आप समझ तो गए हैं निकालना, ठीक है। अब टोटल आपको क्या निकालना है, सबसे पहले औसत चाल ए से बी तक के लिए। तो औसत चाल आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 300 मीटर की है और कुल समय कितना है, 150 सेकंड का है। यहां से निकालेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आपका यहां से चाल निकल करके आएगी। 150 से काटेंगे तो 2 बार में आपका जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने निकाला है ये सिरे ए से बी तक निकाला है। प्रश्न में ये भी ध्यान दीजिए कि दोनों जो चीजें पूछी गई हैं वो नीचे लिखा हुआ है ए और बी करके, कि सिरे ए से बी तक और ए से सी तक दोनों आपको बताना है। तो हमने ये निकाला जो है ये ए से बी तक वाला निकाला है सबसे पहले। अब यही चीज आपको यहाँ पर औसत चाल के बाद औसत वेग भी पूछ लिया गया है। तो औसत वेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है,
इसीलिए हमने सबसे पहले वाली क्लास में सभी आपको सूत्र बता दिए थे ताकि आप उन चीजों को याद कर लें। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे में आपका समय। तो विस्थापन बटे समय आपका होता है। अब सबसे पहले आप देखिए कि विस्थापन टोटल हुआ कितना। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 300 मीटर का डिफरेंस है, यानी विस्थापन आपका 300 मीटर ही यहां पर हो जाएगा। समय आपका कितना है, समय वही 150 सेकंड का है, तो वो भी यहां पर हो जाएगा। और यहां से भी आंसर आप देखेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड ही आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ आपको कि औसत वेग भी वही निकल के आएगा और औसत चाल भी। अब सिरा ए से सी तक को हम देखेंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं, इतना आप समझ गए होंगे, और यहीं पर ही आपको समझा देंगे सिरा ए से लेकर सी तक। देखिए दूसरे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है ना आपका, ये सिरा ए से लेकर सी तक। तो ए आपका ये है, सी आपका ये है। ए से सी तक अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस देखनी होगी। अगर आप टोटल 300 है, 100 यहां पर है आपका है, अगर टोटल आपको पता है 300 है और 100 जो है यहां से लेकर यहां तक है, तो बचा कितना है, 200 है, सिंपल सा है। तो आपका यहाँ पर जो ये वैल्यू है ए से सी के बीच में, ये कितनी आ जाएगी, 200 मीटर की आ जाएगी। इतना तो आपको यहां से क्लियर है। पर इस चीज को समझिए कि यहां पर हमें ए से सी के बीच यहां से जाना ही नहीं है। प्रश्न में जिस डायरेक्शन में बोल रहा है हमें उस डायरेक्शन में जाना है। कह रहा है ना कि पहले वो ए से बी पर पहुंचता है और वापस से घूमकर पीछे मुड़कर बी 100 मीटर चलता है। तो हमें ए से सी पर जाने के लिए डायरेक्ट ए से सी पर जा करके 200 जो मीटर है वो नहीं लेना है। इस चीज को समझिए, हमें क्या करना है, ए से पहले बी पर जाना है। तो टोटल आप कितना चले, आप 300 मीटर चले। तो आप औसत चाल जब निकालेंगे या कुल दूरी कुल समय अलग अलग निकालिए, तो औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय लिखते हैं ना, तो ऊपर कुल दूरी यहां पर अगर आप जब निकालेंगे तो 300 मीटर सबसे पहले वो चला ए से बी तक, और वापस से वो बी से सी पर आया है, तो 100 मीटर आपका और चला है, तो यहां पर 100 मीटर आपका और चलेगा। तो इस प्रकार से टोटल वो 400 मीटर चला है। ये समझ में आपको आया। तो ये आपका 400 मीटर जोड़ने पे आएगा, ए से बी फिर बी से सी। तो आपको टोटल ये देखना था, ये नहीं करना है आपको कि ए से सी, ए से सिरा सी तक जो पूछा गया है आप उठाकर 200 रख दें। बटे में समय की बात करें तो समय उसे टोटल कितना लगेगा, ए से बी तक जाने में उसे जो समय लग रहा था वो 2 मिनट 30 सेकंड लग रहा था, यानी 150 सेकंड लग रहा था, जो कि हमने यहां पर लिख भी रखा था। अब इसी समय में आपका बी से सी वापस जब आया है तब उसे कितना समय लग रहा है, तो उसे लिखा है प्रश्न में 1 मिनट समय और लगता है, यानी कि 60 सेकंड समय और लगता है। तो समय के लिए आप क्या करेंगे, 150 सेकंड तो था ही, इसमें आप 60 सेकंड को और जोड़ देंगे। इतना आपको क्लियर हो रहा है। कोई भी चीज अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछते चलिएगा। अब यहां पर हम जोड़ लेते हैं, तो ऊपर 300 और 100 जुड़ करके 400 हो जाएगा मीटर, और यहां पर जोड़ेंगे 150 और 60 तो 210 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वही दशमलव में आएगा। 200 का देखिए दुगना 400 होता है, और थोड़ा सा उससे ये जो मान 400 वाला दे रखा है कम ही दे रखा है, तो 1 पॉइंट समथिंग में आपका मान आएगा, 1.904 समथिंग में। तो इस प्रकार से आपका, अगर ऐसे हम अप्रोक्सीमेट 1.90 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, आपका ये औसत चाल आ जाएगी। अब यहां पर आपको औसत चाल के साथ साथ औसत वेग भी निकालना है। औसत वेग के लिए हमने वही फॉर्मूला देखा था, विस्थापन बटे समय वाला, तो हम वही यहां पर फिर से रख देते हैं। तो औसत लिख देते हैं, चलिए, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए लिखा ताकि आप बार बार देखें, इस पर नजर एक गड़ाएं और इसको रट के रखें। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। विस्थापन आपका क्या होगा, अब देखिए विस्थापन टोटल हम क्या देखते थे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। आप कितना टहल के आए हमें मतलब नहीं, आप ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, हमें मतलब नहीं, आप अब कहां खड़े हैं। तो ए से, ए पहले था प्रारंभिक स्थिति और अब खड़े हैं सी पे, तो इसके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। समझ रहे हैं आप। तो बस आप क्लियर हो गए होंगे कि विस्थापन यहां पर होगा 200 मीटर का, और समय आपका कितना होगा, तो समय आपका वही रहेगा, समय से आपका विस्थापन से मतलब नहीं रहेगा, तो समय तो आपका 210 ही रहेगा। तो समय यहां पर 210 रहेगा। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये मान भी पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0.95। इसी प्रकार से आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे आप इस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे।
चलिए अब बढ़ते हैं गति के समीकरण पर आधारित प्रश्न की तरफ। तो ये आपका गति पर आधारित प्रश्न है, और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिएगा, और जितने भी लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न देखते हैं कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक जो है वो चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी ना कि सेकंड ये घातांक में -2 लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है। ये आपका मीटर पर सेकंड करके लिखिए, या यहाँ पर जो लिखा है वो मीटर सेकंड और -2 इस प्रकार से लिखा है, इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है। तो बताइए, ये 8.0 मतलब 8 सेकंड ही आपका है। तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा, कौन सा हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखिए, दूरी पूछी गई है। अगर हम पहला समीकरण देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर कहीं दूरी आपकी आ रही है क्या, यहाँ पर s आ रहा है, s होती ना दूरी, तो यहाँ पर आ रही है, आप कहेंगे नहीं, तो पहला समीकरण नहीं यूज होगा। दूसरे समीकरण की बात करते हैं, तो आपका क्या हमने देखा था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहीं पर सारी चीजें हैं, s आपका है, बिल्कुल है, त्वरण भी है। देखिए यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। हम पहले सारी चीजों को लिख के समझा देते हैं। कह रहा है कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, विरामावस्था मैंने बताया था ना कि अगर गाड़ी चल रही है और चलती गाड़ी पर आप कूद पड़े, तब तो आपकी स्पीड है, तब तो आपका जो प्रारंभिक वेग है वो है। पर अगर विरामावस्था से कोई मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और आप आए बाहर से और इसको आप चलाकर ले गए, तो इसकी प्रारंभिक अगर स्थिति की बात करें तो वो खड़ी हुई है ना, तो विरामावस्था में, तो ऐसे में u आपका क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो u आपका 0 हो जाएगा। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। और देखिए, कह रहा है सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से, तो त्वरण से कह रहा है, यानी a की वैल्यू आपको 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। आगे क्या कह रहा है कि नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, यानी कि समय भी t आपको कितना दे रखा है, 8 सेकंड का दे रखा है। और इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा, बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जो वैल्यू है वो निकालनी है, u की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो t भी साथ में 0 हो जाएगा, प्लस हाफ लिखेंगे, a की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, t की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 8 का स्क्वायर होगा 64, ये 0 है नहीं, तो यहां पर तो सब हट ही जाएगा। इसको हम नीचे ही लिख के बता देते हैं, तो 1/2 बचेगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बचेगा, और ऊपर 3 बचेगा, तो 3 गुणे 64/2 ये आपका बचेगा। 2 से अगर 64 को आप काटेंगे तो 2 तियां 6, 2 दूना 4, 32 आएगा। 32 तियां कितना होता है, तो 32 तियां आपका 96 होता है। 96 मीटर आपका जो दूरी है वो निकल करके आ जाएगी। समझ में आपको आ गया। पूछा गया था ना कितनी दूरी तय करेगा, तो 96 मीटर की दूरी तय करेगा। चलिए अब इस टाइप का प्रश्न देखते हैं, जब आपको गति के 2 समीकरणों का उपयोग जो है वो करना होगा। देखिए हम लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले हमने जो बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें नहीं सूत्र का उपयोग किया गया था, विस्थापन बटे समय वाला देखा, फिर हमने गति का ऐसा एक समीकरण देखा जहां पर आप चीजों को समझ लें। अब यहां पर क्या है, हम गति के 2 समीकरण यूज करेंगे, तब आंसर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो यहां पर जो वेग निकालेंगे वो अलग सूत्र से निकलेगा, और जो आपका समय निकालेंगे वो अलग सूत्र से। अब इस चीज को समझिए, 20 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि जो हाइट है वो आपको 20 मीटर की आपको प्रश्न में दे रखी है, और यही जो हाइट है इसी को हम एस भी कह सकते हैं, दूरी, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है, तो जो फॉर्मूले हमने देखे थे गति के, उसमें आपका एस होता है फॉर्मूले में, और एच तो आपका होता नहीं, तो वही एच को एस के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। अब जैसे यहां पर आपकी ये 20 मीटर की जो है वो ऊंचाई है, और ये कह रहा है कि यहां से इस गेंद को गिराया जा रहा है, यहां पर कोई गेंद है, यहां से गिराया जा रहा है।
और जब वहां से गिराया जा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? आप खुद से सोचिए कि जब आप एक गेंद को हाथ में पकड़े हुए हैं और वहां से छोड़ दें, केवल आप धक्का ना लगाएं, मतलब आप फेंके ना वहां से। दो तरीके होते हैं गेंद को, एक तो आप हाथ में पकड़ें और छोड़ दें, और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यहां से थोड़ा सा जोर लगाकर नीचे की ओर फेंकें। तो आप जोर तो लगा नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, केवल लिखा है कि ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में गिराया जा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, तो u की वैल्यू 0 आएगी। पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में ऐसा कहा जाए कि गेंद को यहां से जो है वो कुछ स्पीड भी दे दी जाए कि फेंका जा रहा है इससे, तब आपका प्रारंभिक वेग नहीं होगा 0। तो वहां पर स्थिति ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में कह क्या रहा है। u आपको समझ में आया 0। अब यहां पर कह रहा है यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, यानी त्वरण भी आपको दे रखा है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ये आपका त्वरण हो गया। अब ये आप हमको बताइए निकालना क्या है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है ना, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा, यानी कि v आपको फाइंड करना है। v हमें जो है वो फाइंड करना है। अब कौन सा यहाँ पर गति के तीनों समीकरण में लगाएंगे, जो तीनों चीजें यहाँ पर जो है वो आती हैं। तीनों मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर क्या आप देखिए s आ रहा है, नहीं तो पहला समीकरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा समीकरण आपका था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखिए तो आपका s भी आ रहा है, आपका u भी आ रहा है, आपका जो t वाला है ये इसमें नहीं आ रहा है। t तो समय आ ही नहीं रहा है आपका निकालना, जबकि आपको v है। तो t इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला समीकरण भी आप यूज नहीं कर सकते। तीसरा समीकरण देखिए, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर जो s है इसकी जगह आप h यूज करेंगे, मैंने जो आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए v भी है, u भी है, s भी है, a भी है, सब कुछ है, यानी कि थर्ड समीकरण का आप यूज करेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई कि आपको कौन सा समीकरण कहाँ यूज करना है, वो आपको वैल्यू से ही क्लियर हो जाएगा। v की वैल्यू निकालनी है तो v स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। u का स्क्वायर यानी कि u की वैल्यू 0 दे रखी है तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 10 है और s की वैल्यू आपकी 20 है। इसको गुणा करेंगे तो 20 गुणे 10 200, और 200 गुणे 2 करेंगे तो 400। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल करके आई, 400। v की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा, तो v की वैल्यू आपकी 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 आपको मीटर पर सेकंड में जो है मान इसका पता चल जाएगा। और ये जो निकल के आया, ये क्या निकल करके आया, वेग निकल करके आया, जो कि प्रश्न कह रहा था ना। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। ये चीज आपको क्लियर हुई। आप कह रहे हैं कितने समय पश्चात ये धरातल से टकराएगी, वेग तो हमने निकाल लिया, अब समय निकालना है, टी निकालना है। अब चीजें तो आपको सब पता ही है, तो आप यहां पर बस फॉर्मूला बदल देंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको इतना सा हिस्सा जो है हटा देते हैं, ताकि यहीं पर हम आपको दूसरा वाला भी करके बता दें। ये v बराबर जो 20 मीटर पर सेकंड आया है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा निकल करके आ गया है। अब देखिए हमें समय निकालना है, तो यहाँ पर तो t की वैल्यू है नहीं, तो हमको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला रखा था उसमें t आता था, तो अब समय निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो आपका था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। s की वैल्यू आपकी क्या है, तो s की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, जो h है ऊंचाई है वही आपकी s है, उसकी जगह 20 रख दिया। u की वैल्यू क्या है, अब यहां पर भी प्रारंभिक वेग आपका शून्य ही होगा, क्योंकि कंडीशन सभी वही फॉलो हो रही है, बस इसी में समय और पूछ लिया गया है, तो 0 ही आपका होगा प्रारंभिक वेग भी। t जो आपका समय है वो हमें निकालना है, प्लस 1/2। a जो है त्वरण जो है वो आपको 10 दे रखा है, और जो t है वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि उसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 20 बराबर 0 यहाँ पर आपका बचेगा, ये तो आपका 0 से गुणा होकर के 0 बचेगा, और जब ये हट ही जाएगा तो केवल इतना सा हिस्सा बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से आप इसे काट सकते हैं, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 5 टी स्क्वायर आपका ये आपका बचेगा, 20 बराबर 5t स्क्वायर। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, 20 बराबर 5t स्क्वायर बचा। तो अगर टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो
ये जो 5 है बटे में चला जाएगा तो 20/5 हो जाएगा, और 5 से अगर काटेंगे तो 5 चक्कू 20 होता है। टी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आपकी 2 निकल करके आ जाएगी। और 2 आपका किस में आएगा, तो समय पूछ रहा था और सभी वैल्यू सेकंड में है तो 2 सेकंड आपकी वैल्यू आएगी, यानी कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी, तो 2 सेकंड के पश्चात वो धरातल से टकराएगी। ये आपका पूरा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं हम गति के समीकरण से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो चैप्टर में भी था, एनसीईआरटी की भी चीजें हमने इसमें सब शामिल की हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि परीक्षा का स्तर अगर कठिन भी किया जाएगा तो आपको तैयार रहना है। मैंने पहले ही कहा था, ऐसा नहीं है कि चीजें आपको आती नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, देख के ही डर जाते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे हम कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं है, आप चीजों को समझेंगे तो सब कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर हम जो थ्योरी वाले प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न आपका, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार जो कक्षा है उसमें घूम रहा है, यानी कि जो आपका टोटल कक्षा की बात की गई है, इसमें जो त्रिज्या है वो आपकी दे रखी 42,250, वो भी किलोमीटर में। आगे कह रही थी वो 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक टोटल कंप्लीट चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग रहा है, 24 घंटे का। और टोटल चक्कर जो है यही क्या होती है, इसकी परिधि होती है। तो आप क्या कह सकते हैं, 2πr इसकी परिधि होगी, और जो 2πr की वैल्यू होगी वो आपका एक बार परिक्रमा करने में चली गई दूरी के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, एक बार परिक्रमा करने में उसे 24 घंटे का समय लग रहा है, तो इस 24 घंटे को हम सबसे पहले तो चेंज करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है चाल का परिकलन किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है। तो हम क्या करते हैं, जो टाइम है, समय है 24 घंटे का, इसको बदल लेते हैं सेकंड में। बदलने के लिए 24 गुणे 60, अभी मिनट में चेंज हुआ, एक और बार 60 से गुणा करने पर अब सेकंड में चेंज हो गया, तो ये सेकंड में वैल्यू आपकी हो गई। अब एक बार परिक्रमा करने में टोटल दूरी कितनी होगी, तो मैंने बताया पूरा जो चक्कर होता है वो परिधि होती है, तो 2πr होती है। यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी, क्योंकि यही तो प्रश्न में त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा। अब निकालना चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है आपका। दूरी कितनी है आपकी, तो दूरी आपकी यही है जो हमने 2 गुणे 22/7 करके लिखी है, तो इसको हम लिखते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे 42,250। और समय बटे में कितना है, समय आपका ये वाला है, तो इसको भी गुणा में लिख लेते हैं, यानी 24 गुणे 60 गुणे 60। इस प्रकार से इसका आएगा पूरा सॉल्यूशन। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करने पर आपका जो मान आएगा वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं, 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न आपको इससे पहले भी एक बार देखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन शायद डीएलएड या कहीं पर पूछा गया था। एक्चुअल में क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो हो सकता हो दोबारा कभी रिपीट हो जाए। एनसीईआरटी से भी पेपर बनता रहता है, तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन जो है वो हर तरीके के देख लिए। अब न्यूमेरिकल तो हुए समाप्त, पढ़ते हैं अब हम हमारे थ्योरी बेस्ड प्रश्नों की तरफ। टोटल 10 प्रश्न देखेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे भी पूछेंगे, और गति वाला चैप्टर समाप्त कर देंगे। फिर अगला चैप्टर होगा बल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से, और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। दोपहर के 3 बजे की है, उसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण जो है वो बढ़ता रहता है, त्वरण शून्य रहता है, बदलता रहता है, या एक समान इसका वेग रहता है। नीचे वेग की बात की गई है, ऊपर त्वरण की। बताइए कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया था, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, वृत्तीय गति का नाम देते हैं। सभी टाइप्स की गति से एक ना एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो उसको जरूर रट के रखिएगा। तो वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वो एक समान चाल से गति करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं समान वृत्तीय गति। अब यहां पर भी देखिए उसी से ही मिलता जुलता है। यदि कोई एक वस्तु एक वृत्तीय गति में समान वेग से चल रही है, यही चीज यहाँ कंडीशन है, तो क्या होगा, इसका जो वेग होगा वो भी आपका एक समान रहता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा।
और वृत्तीय मार्ग का जो प्रत्येक बिंदु होता है, अगर इस पे वेग की दिशा की बात करें तो जैसे यहाँ पर घूमते घूमते यहाँ पर आई तो इस समय दिशा इस तरफ होगी, आगे जब घूम के यहाँ पर आई तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ऐसे आगे तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ऐसे आगे तो ऐसे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा पूछी जाए तो वो बदलती रहती है, और त्वरण की दिशा भी बदलती रहती है, वेग परिवर्तन की दर जो होता है वो भी आपका बदलता रहता है, तो दोनों चीजें बदलती हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इनमें से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी, वायु। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, इसकी जो चाल होती है, गति होती है, वो जो भी माध्यम होते हैं उन पर डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो किस में होती है, तो आप कहेंगे ठोस में होती है। और आप खुद से देखेंगे, अगर आप एक हथौड़ा जो है एक लोहे पर मारे और एक जो हथौड़ा है वो पानी में मारे और एक हवा में मारे, तो आप क्या देखेंगे, जो आप किसी लोहे पर मारेंगे, ठोस पर मारेंगे, उस पर बहुत तेज से साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि ठोस में ध्वनि सबसे तेज होती है। अगर पानी में मारेंगे तो छप से आवाज आती है, तो उससे कम होती है। अगर इसमें आपको सीरियल लगाना है तो ठोस से कम किस में होती है, आपका द्रव में होती है, और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। गैस में भी आप देखेंगे साउंड प्रोड्यूस होता है, जूम करके ऐसे आवाज आती है ना, तो ऐसा नहीं होती नहीं है। पर अगर निर्वात में बात करें, प्रश्न में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है निर्वात, तो इसमें ध्वनि जो है उसकी गति नहीं होती है। एक क्वेश्चन ऐसे आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि अगर आपको चंद्रमा पर भेज दिया जाए और वहां से 1 किलोमीटर दूर जो है कोई बम दग जाता है, तो कितने किलोमीटर तक आवाज सुनाई देगी? तो आप कहेंगे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए आवश्यक होता है माध्यम का, और जब उसे माध्यम ही नहीं मिलेगा, निर्वात कैसी स्थिति होती है, निर्वात मतलब कोई भी आपका माध्यम ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में ध्वनि जो है वो नहीं होती। तो अगर मैं आपसे पूछूं निर्वात जो है इसमें ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। लोहा जो है इसमें कितनी होती है, तो इसमें लगभग लगभग 5130 मीटर पर सेकेंड जो है वो होती है। पानी जो है, जल जो है इसमें कम होती है, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और आपका जो वायु है इसमें 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर यहां पर कौन सा होगा, सबसे तेज पूछा गया था, लोहा जो है इसमें सबसे तेज है, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ध्वनि जो है इसमें जो चाल होती है वो और किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन में अगर आपको घनत्व और प्रत्यास्थता देखने को मिले तो उस पर भी जो है वो निर्भर करती है। तीसरा प्रश्न, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये वाला प्रश्न हमने पिछले वाली क्लास में पूछा भी था और लगभग सभी ने आंसर भी सही दिया था। तो 500 सेकंड, सेकंड में अगर बात करेंगे तो लगभग 500 सेकंड आपका समय जो है टोटल होता है। यही अगर हम इसको मिनट में कहते हैं तो कहते हैं ना कि 8 मिनट और 20 सेकंड, या कहीं कहीं यही 16 सेकंड लिखा रहता है, इसी को आप चेंज करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 499 या 500 सेकंड के आसपास आता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि m द्रव्यमान का को एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित या फिर शून्य। तो आंसर की बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई पिंड है या कोई कण है। आपको दोनों कंडीशन ऐसे करके दी जाती हैं, कोई पिंड हो या कोई कण हो, इसका जो द्रव्यमान होता है, लिखा है ना m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो सभी स्थितियों में हमेशा एक समान रहता है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैसी भी स्थिति हो सभी में एक समान रहता है। प्रश्न यही कह रहा है कि प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, यानी द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो अपरिवर्तित आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से एक मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग जो है वो क्या होगा? अब यहां पर आपका लगेगा गति का समीकरण। अगर आप देखिए तो h मीटर की ऊंचाई दे रखी है, तो हमने बताया था ना आपका जो 2as वाला फॉर्मूला होता है उसमें s जो होता है उसकी जगह h रख सकते हैं, तो यहां पर 2g 2ah हो जाएगा।
और मैंने ये बताया था कि जब बात हो रही हो त्वरण की ना बात हो करके गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही हो, वैसे यहां पर प्रश्न में जो है वो दे भी रखा है जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड और घातांक में -2 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो बताया था मैंने 2gh होता है तो वहां पर जी रख लेते हैं। अगर जी टाइप से आपका आ रहा हो तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह क्या बताया था मैंने, जी रख लेंगे, एस की जगह क्या बताया था, एच रख लेंगे, तो फॉर्मूला आपका 2gh जो है वो बन जाएगा। अब v की वैल्यू आपकी क्या है, v समझिए बात को कि पहले तो हम प्रारंभिक देखेंगे कि एक गेंद है भूमि से h मीटर की ऊंचाई से। अब यहां से h मीटर ऊंचाई है, इतना मान लीजिए h मीटर है, यहां पर आपका कोई गेंद है और आपको मैंने बताया था ना, आपने छोड़ दिया गेंद को, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, आपने केवल छोड़ा है, उसमें कोई बल नहीं लगाया, कोई गति नहीं दी है, तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो u की वैल्यू क्या है, तो 0 है। एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से एक मुक्त रूप से गिरती है, क्लियर यहां पर किया गया है कि मुक्त रूप से गिर रही है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग, अब इस चीज को समझिए, जमीन ऊपर से नीचे गिरते 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 ये बाई चांस जमीन है, तो जमीन में गिरने से पहले उसका वेग यानी कि अंतिम वेग पूछा गया है। बात को समझ रहे हैं आप, अंतिम वेग आपसे पूछा गया है। अंतिम वेग मैंने बताया क्या होता है, v होता है, यानी v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू यहां पर क्या होगा, आपको निकालना है, तो v स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं और यहां पर प्लस 2gh है, तो 2g की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम 10 रख देते हैं। h की वैल्यू क्या है, तो h मीटर की ऊंचाई आपसे कह रहा है, तो h को ऐसे ही रहने देते हैं। अब जीरो तो आपका यहां कोई मतलब नहीं है तो हटा देते हैं, तो v को अगर स्क्वायर है उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आपका आएगा 2 गुणे 10 गुणे h। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो 2 मल्टीप्लाइड करने के बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20h हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या आएगा 20 और h, तो 20h आपका देखिए दे रखा है, तो अंडर रूट में 20h देखिए डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हमने अंतिम वेग प्रारंभिक वेग को निकाला और कैसे हम आंसर तक पहुंचे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, पर अप्रोक्सीमेट हम उसे 10 मान लेते हैं। बहुत से प्रश्नों में आपको जी की वैल्यू खुद ही दे रखी होगी, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला, एक समान वृत्तीय गति में अंतर होगा, चाल, रेखीय वेग या फिर त्वरण या फिर अभिकेंद्रीय बल। एक समान वृत्तीय गति में अंतर ना होकर यहाँ पर अचर पूछा गया होगा। अचर आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो अचर मतलब क्या होता है कि जो चीज आपकी अपरिवर्तित रहे, यानी कि उसमें जो चेंज है वो आपको देखने को ना मिले। तो बताइए, एक समान अगर वृत्तीय गति हो रही है तो क्या आपकी जो चाल है वो बदल जाती है, क्या आपका रेखीय वेग बदल जाता है, क्या त्वरण, क्या अभिकेंद्री बल, कौन सा इनमें से सही होगा। हमने अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल को सबसे पहले वाली क्लास में समझ लिया था, त्वरण मैंने आपको बताया ही था, चाल मैं आपको बता ही चुका हूं, रेखीय वेग आपको मैंने जो इसकी स्टार्टिंग वाली क्लास थी उसमें बताया था। आंसर की बात करते हैं तो चाल आपका सही होगा, एक समान वृत्ति का जो गति होती है उसमें जो चाल होती है वो आपकी अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग आपका बदलने वाली कंडीशन क्वेश्चन में आती है। वेग बदल क्यों जाता है, जैसे आप मैंने बताया ना कि जैसे ये गति हो रही है तो इसमें दिशा भी तो आपकी बदलती रहती है, और जो वेग है वो आपकी सदिश राशि है, तो जब दिशा बदलती है तो वेग भी परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सब काट सकते हैं। चाल आपका आंसर होगा, एक समान वृत्तीय गति में जो है वो अचर पूछा गया था। अगला देखते हैं, एक समान वेग से जो गतिमान पिंड है उसका त्वरण शून्य हो तो उस गति को जो है वो क्या कहते हैं, सरल, रेखीय गति, वृत्तीय गति, स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, एक समान वेग से गतिमान पिंड का जो त्वरण है अगर शून्य है तो गति को हम क्या कहेंगे, आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे, तो यहां पर आपका इनमें से कोई नहीं आंसर जो है वो होगा। जब एक समान वेग से कोई गतिमान पिंड होता है तो उसका वेग जो होता है वो कहलाता है एक समान वेग, और इसमें जो त्वरण होता है वो आपका जो है वो शून्य होता है, प्रश्न में भी लिखा है, और जो गति होती है वो असमान गति कहलाती है। तो इसमें जो पिंड होता है
इसका वेग या तो आप कहेंगे निरंतर बढ़ता है या तो इस पिंड का वेग निरंतर घटता है। तो उसे हम कहते क्या है? उसे हम कहते हैं समान त्वरित वेग, ना कि सरल रेखीय गति, ना वृत्तीय गति, ना स्थिर। तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद जो है उसको मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 7 डिग्री। बताइए कौन सा सही होगा? पिछले वाली क्लास में पूरा मैंने आपको परास और आपका उड्डयन काल सारी चीजें बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कितने डिग्री पर आप मारेंगे कि वो अधिकतम दूरी तय करे, तो वो डिग्री था आपका 45 डिग्री। तो बस आपका 45 डिग्री यहाँ पर सही हो जाएगा। समझा, हम पहले ही चुके थे। 49 प्रत्येक क्रिया के विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो इसे कहते हैं हम न्यूटन का तीसरा नियम। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। एग्जाम्पल वगैरह हम पहले ही देख चुके थे कि कैसे कैसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। और इस प्रश्न को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो ये है आपका प्रश्न, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है उसको बढ़ा दिया जाए तो शरीर का जो वजन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि शरीर का वजन घट जाएगा, बी ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन कह रहा है वही रहेगा, और डी ऑप्शन कह रहा है घट या बढ़ दोनों सकता है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करा चुके हैं, उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे की ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो लाइव आकर वीडियो देखिए, प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। अगले चैप्टर में हम बल देखेंगे, आप चाहें तो बल को पहले से पढ़ भी सकते हैं ताकि जो चीजें आपको समझाई जाए आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।